बात में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पायल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत संयम बरतता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल करना भी जानता है। अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दुनिया के नियमों का पालन करते हुए अपनी सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने की क्षमता रखता है और दुनिया हमें कभी भी रोक नहीं सकती है। प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया चाहती तो इस पर सवाल खड़े कर सकती थी, लेकिन इतने बड़े कदम पर भी किसी ने सवाल खड़े नहीं किए। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। प्रणय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करना यूएस में क्या दर्शाता है? देखिए, ये स्पष्ट करता है कि किस तरीके से भारत अब अपनी रणनीति और कूटनीति में बदलाव कर रहा है और साथ ही अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर भारतीय समुदाय के बीच में ये बात कहना प्रधानमंत्री की कूटनीति और रणनीति का भी हिस्सा है, क्योंकि वहां पर हमारी भारतीय समुदाय काफी इन्फ्लुएंसिव है, काफी अहमियत रखता है और उनके बीच खड़े होकर भारत के बदले हुए रुख का उन्होंने जिक्र किया है। अमेरिका में इसलिए जरूरी है क्योंकि अमेरिका इससे पहले और अमेरिका का जो कूटनीति रही है वो पाकिस्तान की मदद करती रही है। पाकिस्तान को नॉन नेटो अलाई का दर्जा हासिल है और वहां से भारी आर्थिक इमदाद मिलती है पाकिस्तान को। ऐसे में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अलग थलग करने और पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने के लिए जरूरी है कि अमेरिका भी इस चीज पर उतनी ही शिद्दत के साथ सोचे और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री मोदी ने वहां खड़े होकर इस चीज का मैसेज दिया है कि भारत अपनी सॉवरेनिटी, अपनी सार्वभौमिकता की रक्षा करना जानता है और अगर उसके लिए जरूरी हुआ तो वो हार्ड कदम भी उठाएगा, लेकिन ये जरूरी है कि अमेरिका भी इस चीज को समझे, माने और इस पर आगे अमल करे और अमेरिका को ये तैयार रहना होगा कि वो पाकिस्तान को अलग थलग करे इस मुद्दे पे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज किसी को आतंकवाद समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आतंकवादियों ने खुद सभी को समझा दिया है। आज विश्व आतंकवाद से परेशान है। ये आतंकवाद मानव जात के ऊपर दुश्मन है। विश्व के कई देश जब भारत आतंकवाद की बात बताता था आज से 20-25 साल पहले, उनके गले नहीं उतरता था। विश्व के लोगों को लगता है ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने भुगता नहीं था, अनुभव नहीं किया था। आज विश्व में किसी को टेररिज्म समझाना नहीं पड़ रहा है, टेररिस्टों ने समझा दिया है। हम समझाते थे, समझ नहीं आता था, टेररिस्टों ने समझा दिया है। लेकिन जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है कि भारत संयम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ्य का परिचय भी देता है। हम विश्व के कानूनों से बंधे हुए हैं, क्योंकि वो हमारे संस्कार है, हमारा स्वभाव है। हम वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना ये सिर्फ थोथे शब्द नहीं है, ये हमारा चरित्र है, हमारा स्वभाव है। हम ग्लोबल ऑर्डर को तहस नहस कर करके अपना डंडा जमाने वाले देश नहीं है। हम दुनिया के नॉर्म्स का पालन करते हुए, इंटरनेशनल लॉ का पालन करते हुए हमारी सॉवरेनिटी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे जन सामान्य के सुख शांति और प्रगति के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने का सामर्थ्य रखते हैं और जब भी जरूरत पड़ी लेते रहे हैं और दुनिया हमें कभी भी रोक नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर अगर दुनिया चाहती है तो भारत को बाल नोच लेती, हमें कटघरे में खड़ा कर देती, लेकिन पहली बार इतने बड़े कदम पर विश्व में किसी ने भी सवाल नहीं उठाया और पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना थी, अगर दुनिया चाहती
तो भारत के बाल नोच लेती, हमें कटघरे में खड़ी कर देती। विश्व हमारा जवाब मांगता, दुनिया में हमारी आलोचना होती। लेकिन पहली बार आप सबने अनुभव किया होगा, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के इतने बड़े कदम को विश्व में से किसी ने भी एक सवाल नहीं उठाया। जिनको भुगतना पड़ा उनकी बात अलग है। और इसलिए कि हम दुनिया को यह समझाने में सफल हुए हैं कि आतंकवाद का वो कौन सा रूप है जो भारत के सामान्य जीवन को तबाह कर रहा है। हम विश्व को समझाने में सफल हुए। और अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय लोगों को भ्रष्टाचार से सख्त नफरत है और सरकार बदलने के पीछे ये मुख्य वजह रही है। लेकिन एनडीए सरकार के 3 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछले कई वर्षों तक जो गति नहीं थी, उससे तेज गति से देश आज आगे बढ़ रहा है। इन दिनों भारत में जिन विषयों को लेकर के सरकारें हमारे यहां बदनाम भी होती रही और बदलती भी रही, उसका कारण ये नहीं रहा कि किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए था और मिला नहीं। असंतोष का कारण वो ज्यादा नहीं था। भारत का सामान्य मानवी और जैसे आप लोग हैं, इनहेरेंट संस्कार है संतोष का। ठीक है, चलो भाई, जवान बेटा भी मर जाएगा, बीमारी से मर जाएगा, तो भी माँ बाप आखिर कहेगा चलो भाई, ईश्वर की इच्छा होगी, शायद ईश्वर को प्यारा हो गया। ये मूलभूत हमारी सोचने की प्रकृति है। भारत में सरकारें बदली गई हैं, उसके मूल में एक प्रमुख कारण रहा है भ्रष्टाचार, बेईमानी। देश के सामान्य मानवी को नफरत है। कि क्या मतलब है? मैं आज सर झुका करके बड़ी नम्रता से ये कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने 3 साल में जो भी कार्यकाल बिताया है, अब तक इस सरकार पर एक भी दाग नहीं लगा है। और सरकार चलाने के तरीके में भी इनबिल्ट व्यवस्थाओं को ऐसा विकसित करने का प्रयास हो रहा है ताकि ईमानदारी की सहज प्रक्रिया भी हो। वरना ऐसा नहीं कि विजिलेंस बार बार करेंगे तभी ये चीजें चलती रहेंगी। टेक्नोलॉजी उसमें बहुत बड़ा रोल कर रही है। टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी आती है, लीडरशिप और गवर्नेंस के उसूलों के कारण इंटीग्रिटी आती है। विदेश मंत्रालय की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले
3 साल में विदेशों में फंसे 80,000 लोगों को वापस लाया गया और रात के 2 बजे भी विदेश मंत्रालय लोगों की परेशानी सुनने के लिए तैयार रहता है और लोग इस बदलाव से बेहद खुश हैं। अभी आपने देखा होगा, भारत की एक बच्ची मलेशिया में गई थी, किसी के परिचय में आई, भारत से पाकिस्तान चली गई, बहुत सपने लेकर के गई थी, लेकिन वहां की उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुसलमान बच्ची थी, उसको लगा पाकिस्तान जाऊंगी मेरी जिंदगी बहुत खुश हो जाएगी, फंस गई। तब उसने मन में तय किया कि मैं मौका देखते ही पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान की एम्बेसी है वहां पहुंच जाऊंगी, मेरी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। और उसने कैसे भी करके हिंदुस्तान की एम्बेसी के पहुंची, आज वो भारत लौट करके आई और हमारी सुषमा जी उसको ले गई। मैं जब पहले यहां आता था तो बैठते ही विदेश में रहने वाले हमारे बंधुओं से बैठते ही शुरू होता था, साहब एयरपोर्ट पर उतरते ही टैक्सी वाला, साहब उतरते ही कस्टम वाला, साहब जाते ही गंदगी, यही सुनता था मैं। साहब पता नहीं, मन नहीं करता, यही सुनता था। आज मेरे लिए खुशी की बात है, विदेशों से जितनी चिट्ठियां आती हैं, उसमें अधिकतम चिट्ठियां उस देश के एम्बेसी में जो बदलाव आया है, एम्बेसी जो प्रो पीपल हुई है, भारतीयों की वहां दरकार की जाती है, जो माहौल बदला है, उसकी तारीफ की चिट्ठियां मुझे मिलती रहती हैं। हमने नीतियों में बहुत बड़े परिवर्तन किए हैं। अब आपको मालूम है, आपने जब पासपोर्ट लिया होगा, कितने पापड़ बेल करके पासपोर्ट लिया होगा। आज हर पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट के सेंटर खोले जा रहे हैं और जो पासपोर्ट 6-6 महीने तक बड़ी मुश्किल से मिलता था, आज 15 दिन में पासपोर्ट मिल जाता है। सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ी ताकत रखता है। मैं भी सोशल मीडिया से काफी जुड़ा हुआ हूं। आप लोग भी नरेंद्र मोदी ऐप बराबर देखते रहते होंगे, नहीं देखते होंगे तो डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन सोशल मीडिया से किसी एक डिपार्टमेंट की ताकत कैसे बढ़ती है, वो अगर उत्तम से उत्तम किसी ने करके दिखाया है तो हमारे विदेश मंत्रालय ने और हमारे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने करके दिखाया है। भारत में हर व्यक्ति नोट करता है, जो विदेश मंत्रालय कोट पैंट टाई तक ही सीमित था, आज वो विदेश मंत्रालय हिंदुस्तान के गरीब से गरीब के साथ जुड़ गया है। ये पहली बार देश में हुआ है। विदेश मंत्रालय रात को 2 बजे भी किसी पीड़ित ने दुनिया के किसी देश में ट्वीट किया हो, 15 मिनट में सुषमा जी का ट्वीट पे जवाब जाता है। 24 घंटे में सरकार एक्शन लेती है और परिणाम लाके रहते हैं। ये है गुड गवर्नेंस, ये है प्रो पीपल गवर्नेंस, ये है एक सेंटिमेंट। प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से होने वाली मुलाकात के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले कुछ अहम खबरें। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज देहरादून पहुंचेंगे। इस दौरान रामनाथ कोविंद सीएम आवास पर विधायकों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद समर्थन जुटाने के लिए लखनऊ पहुंचे। इस मौके पर रामनाथ कोविंद ने कहा कि मैं आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं।
हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार ने जनता के साथ वादाखिलाफी की है। उन्होंने प्रदेश की खस्ताल शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया। भोपाल में स्मार्ट सिटी के एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साइकिल चलाते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जरूरत से ज्यादा गाड़ी रखने वालों के खिलाफ सख्ती के संदेश दिए। जयपुर के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक फोन करने के 2 घंटे बाद भी 108 एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। यूपी के बदायूं में कर्ज में डूबे किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक किसान बैंक के कर्ज के साथ फाइनेंस कंपनी के लोन को लेकर भी परेशान था। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला के शव को हाथ ठेले से पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। आज प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है। 3 दिन की अमेरिकी यात्रा पर आज प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में डिनर का आयोजन हो रहा है। ये पहला मौका है जब ट्रंप प्रशासन में किसी प्रधानमंत्री के लिए डिनर रखा गया है। भारतीय समय के मुताबिक ये मुलाकात देर रात 1 बजे होगी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद हालांकि प्रधानमंत्री मोदी उनसे 3 बार फोन पर बात कर चुके हैं, लेकिन दोनों नेता आमने सामने पहली बार मिलेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि व्हाइट हाउस में आज का क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है। भारतीय समय के मुताबिक रात 1 बजे से दोनों नेताओं के बीच बातचीत शुरू होगी। व्हाइट हाउस में करीब 5 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा। बाद में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल भी बात करेंगे। बातचीत के बाद मीडिया के लिए बयान जारी होगा। आखिर में डिनर का आयोजन किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री की कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। न्यूक्लियर डील ये एक मुद्दा रह सकता है। आतंकवाद, H-1B वीजा, इंडिया प्रशांत क्षेत्र के रक्षा साझेदारी, वैश्विक सहयोग, व्यापार, कानून और ऊर्जा। झज्जर के गोवेला गांव में 2 गुटों में जमकर गोलियां चली। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग आपसी रंजिश में हुई है। 2 गुटों में करीब 24 राउंड गोलियां चली। मृतकों की पहचान वजीर और संजय के रूप में हुई है। घायल एक निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है, जबकि एक घायल को हालत बिगड़ने के बाद रोहतक रेफर कर दिया गया है। दोनों गुटों में झगड़ा एक समारोह में हुआ। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मोहित, ये पूरा मामला क्या था और पुलिस अब क्या कर रही है? देखिए, पुरानी रंजिश चली आ रही थी और कल एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान 2 गुट थे। ये दोनों ही आमने सामने हो गए। दोबारा से तकरार हुई और उसके बाद अचानक ही फायरिंग शुरू कर दी गई और दोनों ही गुट पहले से ही तैयारी के साथ थे। उनके पास हथियार मौजूद थे और करीब 24 राउंड से ज्यादा वहां पर फायरिंग हुई, गोलियां चली और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गांव के अंदर तनाव की स्थिति बनी हुई है। ये हरियाणा के झज्जर का गोयला गांव है। वहां पर फिलहाल पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है और जांच की जा रही है। फिलहाल कुछ लोग फरार भी चल रहे हैं, उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राम मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। साक्षी महाराज ने दावा किया है कि इस साल नवंबर में कर्नाटक में होने वाले साधु संतों के सम्मेलन में राम मंदिर निर्माण की तारीख तय की जाएगी। उन्होंने कहा है कि दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर निर्माण से होने से नहीं रोक सकती है। मैं समझता हूं इसी साल के नवंबर में अंतिम निर्णय राम मंदिर के निर्माण का ले लिया जाएगा। किस दिन से निर्माण शुरू होगा, फिर उस डेट को दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद और मुंबई में ईद की नमाज हुई, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की और मुंबई की, जहां पर आज जामा मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी। कश्मीर के हमारे मौजूद बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और प्यारे बच्चों, तहे दिल में आप सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि अच्छाइयों और इंसानियत का यह त्यौहार कश्मीर में अमन, चैन, मेल जोल एवं खुशहाली का माहौल बढ़ाने में मददगार साबित होगा।
भोपाल से मनोज शर्मा और दिल्ली से सैयद सुहेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली सैयद सुहेल के पास। सुहेल, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आज बताइए किस तरीके का वहां पे नजारा है, कितनी खुशी है लोगों में? आपको भी ईद मुबारक पायल, और आपके जरिए अपने सारे दर्शकों को भी ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और नज़ारा आपके सामने है शाही ईदगाह दिल्ली की जो है उसमें हम मौजूद हैं इस वक्त, और हज़ारों की तादाद में भीड़ यहाँ पर मौजूद है। 8 बजे यहाँ पर नमाज है और नमाज के लिए सुबह से ही लोग जमा होना शुरू हो गए। मैं आपको बताऊं, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है और ईदगाह में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है लोगों की। स्पेसिफिकली ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी जाती है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग हैं, बच्चे हैं, नए कपड़ों में सजे हुए, हर तरफ लोगों की भीड़ मौजूद है और हर कोई ईद की खुशी आपको चेहरे पर अलग नज़र आ रही है। बच्चों के, बड़ों के, हर आदमी खुश है और मिठाइयाँ बन रही हैं घरों में, और बहुत सारे लोग जो हैं खिलौनों की दुकानों पे बच्चों को लिए खड़े हैं, बच्चों को खिलौने दिलाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी जो काम है इस वक्त वो है नमाज का। नमाज की तैयारी, चारों तरफ लोगों की भीड़ और हज़ारों की तादाद में नमाजी। पायल। बिल्कुल सुहेल, आप हमारे साथ बने रहिए। भोपाल चलते हैं मनोज शर्मा के पास। मनोज, आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बताइए आज भोपाल में किस तरह की रौनक है? आपको ईद मुबारक। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि जो ईदगाह है भोपाल में, जो मुबारक ईद नमाज, यहाँ पर जो ईदगाह है में अभी मुबारक ईद नमाज हुई है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। इसके साथ साथ मैं उत्साह दिखाना चाहूँगा इन छोटे छोटे बच्चों का। देखिए किस तरह सज धज कर यहाँ पर ईदगाह आए हुए हैं और यहाँ अभी इन्होंने सबके साथ में ईद की नमाज जो है अदा की है। लेकिन ईद पर ईदी क्या मिली आपको? ईद पर हमें खुशियाँ ईदी मिलती हैं और ईद के वजह से हम ईदी से सब कुछ खरीद सकते हैं। ये आपका ये सूट तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मैंने अप्रैल में ही लिया है। अच्छा, ईद के लिए। अच्छा, आपको? आप तो सेवैया बोल रहे थे। तो ये बच्चे हैं, इनकी खुशियाँ आप देख सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर सज धज कर आए थे और ईदगाह में भोपाल में जो पहली मुबारक ईद नमाज है वो पूरी हो चुकी है और मुबारकों का, ईद की मुबारकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मनोज आपका भी। खबर अब मुंबई की है। मुंबई से रायगढ़ के देवकुंड झरना घूमने गए 55 छात्रों को पुलिस ने बचाया है। सभी छात्र एक टापू पर फंस गए थे, जबकि नदी का पानी बढ़ने के बाद छात्रों का निकलना वहां से मुश्किल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने रस्सी के सहारे सभी छात्रों को कुंडलिका नदी के दूसरी ओर से पार निकाला। छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस ने पूरी व्यवस्था की थी, जिससे किसी छात्र को कोई नुकसान नहीं हुआ। इंडिया के राष्ट्रपति उम्मीदवार पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों के पास काफी अनुभव है, ऐसे लोगों को उम्मीदवार होना चाहिए था। आम्हाला असं वाटत होतं की अडवाणी साहेब नॅशनल प्रेसिडेंट होते, डेप्टी प्राईम मिनिस्टर होते, त्यांना अनुभव आहे, पण कदाचित काहीतरी दुसरी काळजी असेल असा हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे। आम्हाला असं वाटत होतं की मुरली मनोहर जोशी विद्वान आहेत, PhD आहेत, त्याच्यानंतर युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर होते, केंद्र सरकारमध्ये अनेक वर्ष मंत्रिमंडळात काम केलं आहे आणि संसदेचा अनेक वर्षाचा अनुभव आहे, डॉक्टरेट असलेले ग्रस्त आहेत। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने ट्विटर हैंडल पर यूपीए सरकार के समय का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष रही मीरा कुमार पर तंज कसते हुए यूपीए सरकार के समय के उनके विपक्ष के साथ बर्ताव का जिक्र किया है। इस वीडियो में मीरा कुमार सुषमा स्वराज को यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलने से रोक रही थी। सुषमा स्वराज के वीडियो पर कांग्रेस ने कहा है कि मीरा कुमार सिर्फ अपना काम कर रही थी। रांची में एक जवान ने खुदकुशी कर रांची में एक जवान ने खुद की सर्विस राइफल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। राजस्थान के चूरू में कार और टैंकर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। ये सभी लोग बालाजी के दर्शन कर हिसार लौट रहे थे।
झारखंड के साहिबगंज में महिलाओं ने शराब की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान महिलाओं ने दुकान में रखी शराब सड़क पर फेंक दी। असम के गुवाहाटी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। भीलवाड़ा में तेज आंधी की वजह से कई पेड़ उखड़कर गिर गए, जिनकी चपेट में आने से कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल में कनाडा ने उलटफेर करते हुए भारत को 3-2 से हरा दिया। कनाडा टूर्नामेंट में 5वें स्थान पर रहा और उसने अगले साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। स्पेन के जंगलों में भीषण आग लगी है। अब तक 1000 लोगों को सही सलामत बचा लिया गया है। आग की वजह से बायोडायवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क को भी खतरा पैदा हो गया है। श्रीनगर के पंथा चौक के दिल्ली पब्लिक स्कूल में छिपे लश्कर के दोनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। दोनों आतंकी अबू तलहा और अबू हुरैरा पाकिस्तानी थे। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल्स, 10 मैगजीन बरामद की गई है। शनिवार को आतंकी CRPF काफिले पर हमले बोलने के बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल में घुस गए थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने स्कूल को चारों ओर से घेर लिया था। कई घंटे चली मुठभेड़ के बाद दोनों आतंकी को मार गिराया गया। जिस दिल्ली पब्लिक स्कूल में आतंकी घुसे थे वो काफी बड़ा था। ऐसे में रात में पूरे स्कूल का सर्च ऑपरेशन मुश्किल भरा था, लेकिन दिन निकलते ही सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया और फिर पूरे स्कूल की तलाशी ली, जहां से 2 आतंकियों के शवों को बरामद किया गया। आतंकियों से मुठभेड़ में स्कूल की लाइब्रेरी को काफी नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर घाटी के स्कूल हैं और ऐसा आतंकी बच्चों को पढ़ाई से रोकने के लिए कर रहे हैं। श्रीनगर के पंथा चौक पर आतंकी हमले में शहीद CRPF के सब इंस्पेक्टर साहब शुक्ला का पार्थिव शरीर गोरखपुर पहुंच गया है। सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से साहब शुक्ला का पार्थिव शरीर गोरखपुर पहुंचा। शहीद साहब शुक्ला का आज उनके गांव कनैल माझा गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। साहब शुक्ला के बेटे देवाशीष शुक्ला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गांव में लड़कियों के लिए स्कूल बनाने की मांग की। छत्तीसगढ़ के सुकमा के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन प्रहार 56 घंटे बाद खत्म हो गया है। इसमें करीब 12 नक्सली मारे गए हैं और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 3 जवान शहीद हो गए हैं। ऑपरेशन प्रहार में CRPF की कोबरा बटालियन, छत्तीसगढ़ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और जिला पुलिस के कुल 1500 जवान शामिल थे। घायल जवानों को रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑपरेशन प्रहार शुक्रवार को शुरू किया गया था। इसमें हम लोग का अनुमान है मतलब काफ़ी संख्या में नक्सल का सीनियर कैडर सहित मारा गया होगा। उसमें एक डेड बॉडी विथ SLR वेपन हम लोग रिकवर कर पाए थे। अनफॉर्चुनेटली इस घटना में हमारा 3 जवान हैं, उन्होंने भी शहीद हो गए थे। उन्होंने बहुत बहादुरी से इस लड़ाई को लड़ा है। उत्तर कश्मीर के गुलमर्ग में रोपवे पर एक पेड़ गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में से 4 दिल्ली के एक ही परिवार के हैं, जो दिल्ली के शालीमार बाग से घूमने आए थे। मृतकों की पहचान जयंत अंद्रास्कर, उनकी पत्नी मनशिया अंद्रास्कर, उनकी 2 बेटियां अनंगा और जानवी के रूप में हुई है। 3 मृतकों की पहचान मुख्तार अहमद गनी, जावेद अहमद खांडे और फारूक अहमद के रूप में की गई है, जबकि 150 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। सीएम महबूबा मुफ्ती ने मरने वालों के परिवारों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही जांच के आदेश भी दे दिए हैं। गुलमर्ग गोंडोला एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा ऊंचा रोपवे है, जो पर्यटकों को 5 किलोमीटर का हैरतअंगेज सफर कराता है। इसे पोंगदुरी पहाड़ी पर करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। वॉकिंग के लिए जा रहा था तो सुबह सुबह मुझे मिल गए, तो मैंने पूछा सर कहाँ जा रहे हो, कि बोला कि मैं श्रीनगर घूमने जा रहा हूँ। तो इनसे इतनी बात हुई थी मेरी सर से, और सर का नेतृत्व और ये बहुत ही अच्छा था। और हादसे के बाद करीब 150 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया और रोपवे सर्विसेज रोक दी गई। लेकिन सवाल उठता है कि जब तेज हवाएं चलने का अलर्ट था तो केबल कार सर्विसेज क्यों नहीं रोकी गई। तेज आंधी आने के बाद हादसा हो गया। इस हादसे में दिल्ली का एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुलमर्ग केबल कार का सफर करने के लिए दुनिया भर से लोग जाते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची केबल कार परियोजना ये है।
कुंदुरी पहाड़ी पर करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर रोपवे ये है। 5 किलोमीटर का हैरत अंगेज सफर कराता है। रोपवे परियोजना के तहत 36 केबिन कार संचालित की जाती हैं। गुलमर्ग रोपवे मार्ग में कुल 18 टावर्स हैं। 1 घंटे में 600 लोगों को ले जाने की ये क्षमता रखता है। आज सुबह 6 बजे से पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ और कम हो गए। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 63 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 53 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर हो गए। देश के बाकी शहरों में भी पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है। नजर डालते हैं चेन्नई में 65 रुपए पेट्रोल और भोपाल में बताया तो 70 रुपए 76 रुपए पैसे पेट्रोल हो गया। बेंगलुरु में 67 रुपए 86 पैसे पेट्रोल हो गया है। तो अलग अलग शहरों के पेट्रोल और डीजल के दाम हम आपको दिखा रहे हैं और आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते हुए हैं। ऋषिकेश में एक युवक गंगा में नहाते वक्त डूब गया, जबकि उसका दोस्त वीडियो बनाता रहा। हादसे में अपनी जान गंवा चुका शख्स गाइड का काम करता था और दिल्ली से पर्यटकों को ऋषिकेश घुमाने लाता था। पर्यटकों को राफ्टिंग के लिए छोड़ने के बाद युवक लक्ष्मण झूला पर नहाने गया था और अपने दोस्तों से वीडियो बनाने के लिए उसने कहा, जिसके बाद युवक पानी में तैरने लगा, लेकिन कुछ ही देर में गहरे पानी में चला गया, जिसका अब तक शव नहीं मिल पाया है। गुजरात के वलसाड़ में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं, घर में पानी घुस गया है। जानवर और इंसान बाढ़ की वजह से बेहाल नजर आ रहे हैं। सड़कों पर नाव चल रही हैं। जिले के उमरगांव इलाके में कई गांव में दूर दूर तक सिर्फ पानी नजर आ रहा है। पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जानवरों को भी घरों के कमरों में बांधना पड़ रहा है। जैसे ही इसकी जानकारी जिला प्रशासन को लगी, फौरन ही राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया। नावों से करीब 50 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कुछ लोगों को रस्सी के सहारे बाढ़ के प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला गया। 9 बजे पहले वो लोग को बता दिया था, फिर भी वो लोग को आने में 2:30 से 3 बज गए और हमको कोई सुविधा मिली नहीं। स्थानिक जो भी अच्छे लड़के लोग हैं तैरने वाले, उनको भेजा और जो भी हो सके हेल्प। जैसे कॉल मिला तुरंत यहाँ टीम, सिलवास की टीम, वापी की टीम, तरीकम की टीम सब आ गई यहाँ। और कितने लोग फंसे होंगे इसमें? लोग तो बहुत फंसे, लेकिन 7-8 को हमने रेस्क्यू कर लिया और बाकी घर में उनके घर में है, लेकिन अभी सेफ है। वलसाड़ के उमरगांव के भिलाड़ में भारी बारिश की वजह से कई इलाके पानी हो गए हैं। घरों में पानी भर जाने से लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। खाने पीने की समस्या वहां पे पैदा हो गई है। लोगों ने खुद एक दूसरे की मदद की और खाने के पैकेट्स भी पहुंचाए। राहत और बचाव की टीम के देर से पहुंचने पर लोगों ने रस्सी बांधकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बाद में रेस्क्यू टीम के पहुंचने पर बाकी लोगों को सुरक्षित जगहों से पहुंचाया गया और प्रभावित जगहों से निकाला गया।